जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रमेय 6.4 थ्योरम 6.4। इसमें बच्चों त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ यानी कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स रनिंग है, ये चल रहा है। और इसके अंतर्गत आज जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसको शॉर्ट में SSS सिमिलरिटी थ्योरम यानी कि भुजा 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 समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। तो पहले तो हम इसको समझ लें ये है क्या, फिर बताते हैं आगे की बात। थ्योरम 6.4, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। Theorem 6.4, if in two triangles sides of one triangle are proportional to, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। आप जानते हैं अच्छी तरह से दो ट्रायंगल सिमिलर होने की दो कंडीशंस होती हैं। पहला कि एंगल 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 यानी कि तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, इसके तीन एंगल इसके तीन एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इनकी साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, है ना, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। पहले हमने 6.3 प्रमेय में पढ़ा कि अगर तीनों कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि तीनों भुजाओं का अनुपात अगर समान हो तो फिर ये त्रिभुज समरूप होते हैं। सुनो बच्चों, जब हमने ए प्रूव किया था ना तो फिर हम यहाँ तक आए थे। इस बार हमको ये दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम ये बताएंगे कि इनके तीनों कोण भी बराबर है, यानी कि दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। ये गिवन थी, ये प्रूव करी थी हमने, और इस बार ये गिवन है, इसकी हेल्प से हम एंगल्स पर पहुंचेंगे और ये बताएंगे कि ये तीनों कोण भी आपस में बराबर, यानी कि इसका बी इसके ई के बराबर है, ए डी के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। फिर ये दोनों कंडीशंस हो जाएंगी तो फिर हम डिक्लेयर कर देंगे कि दे आर सिमिलर। ठीक है, इसका बेटा प्रूफ जो है ना पूरा मैंने लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। इसमें मैंने ABC की हर साइड DEF की हर साइड से छोटी ली है। और आपको दिया हुआ क्या है, गिवन है कि AB का रेशो DE से, फिर AC का रेशो DF से और फिर BC का रेशो EF से, ये इक्वल है, रेशो इक्वल है, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, इसकी मदद से हम पहुंचेंगे कि A इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू F। हम यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि दे आर सिमिलर, वो समरूप हैं। अब सुनना जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लेंगे हम कंस्ट्रक्शन, यानी एक रचना करेंगे। ए बी छोटी है, डी ई बड़ी है, ए बी के बराबर एक पॉइंट डी पी यानी एक पॉइंट पी कट लगा दिया, हमको डी पी मिल गई और ए बी और डी पी इक्वल हमने बनाई। ठीक है, ऐसे ही ए सी के इक्वल हमने डी क्यू बना दी, ए सी और डी क्यू इक्वल है। क्लियर, ये जो P और Q है इन्हें जोड़ दिया, PQ जुड़ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सुनो बच्चों, ये दिया हुआ है, ये गिवन है ना, इसमें क्या करो, AB की जगह पर रख दो DP, AB की जगह पर रख दो DP, है ना, और AC के प्लेस पे क्या रख दो DQ। देखो क्या होगा, AB की जगह रख दिया आपने DP, AB की जगह रख दिया DP, क्योंकि हमने बनाई है ना, कंस्ट्रक्शन किया, रचना करी है, तो ये हो जाएगा DP अपॉन DE। और AC के प्लेस पर हम रख देंगे DQ, तो ये हो जाएगा DQ अपॉन DF। थोड़ी देर के लिए अभी इसको स्टॉप कर दो, इसको इक्वेशन 1 तो कह दो, लेकिन अभी इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, हमने केवल ये दो लिए। अब बच्चों केवल इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, इसमें क्या है, DP अपॉन D इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। कुछ याद आया, कुछ याद आया? ये है BPT का कन्वर्स, यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। इसमें कह रहे हैं कि अगर इनका रेशो इक्वल है, इसका मतलब PQ विल बी पैरेलल टू EF। बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका रेशो इक्वल होगा। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर इनका रेशो इक्वल है तो फिर ये पैरेलल होंगी। ठीक है,
अब हमको पता चल गया कि रेशो इक्वल है, ठीक है। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पी क्यू ई एफ के समांतर है। पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब जब ये दो रेखाएं समांतर हैं और इनको एक ये वाली लाइन कट कर रही है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि संगत कोण है ना। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। एंगल की शुरुआत तो हो गई ना कम से कम, मतलब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अब आप देखो एंगल डी जो है ना, अगर मैं छोटा ट्रायंगल लेती हूँ डी पी क्यू तो उसमें भी है, अगर मैं बड़ा ट्रायंगल लेती हूँ डी ई एफ तो उसमें भी है, यानी ये तो कॉमन हुआ, है ना। अब अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ डी पी क्यू और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ डी ई एफ, डी पी क्यू और डी ई एफ, तो इसके तीनों एंगल्स इक्वल है कि नहीं? ये कॉमन, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हुए बच्चों? ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। अभी हमने 6.3 थ्योरम में पिछले वीडियो में पढ़ा है कि इस तरीके से ए होती है तो वो सिमिलर होते हैं। ये वाला छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के हो गया है सिमिलर। अब ये जो छोटा ट्रायंगल है इस ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। देखो कैसे, ए बी और डी पी कैसी है? इक्वल है। ए सी और डी क्यू कैसी है? ये भी इक्वल है। बची कौन सी? बी सी और पी क्यू। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इधर देखो, अभी अभी मैंने क्या डिक्लेयर किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं बेटा? ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं यानी कि समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो फिर डीपी और डीई का रेशो बराबर होना चाहिए डी क्यू और डी एफ के रेशो के, और बराबर होना चाहिए पी क्यू और ई एफ में। जो तीसरी वाली साइड बच गई इनका भी तो रेशो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो पी क्यू बटे ई एफ के इक्वल होना चाहिए इन दोनों को। अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 को देखूं, इसमें मैंने ए बी की जगह क्या रख दिया था? डी पी। ए सी की जगह क्या रख दिया था? डी क्यू। तो ये एक तरीके से डी पी अपॉन डी, डी क्यू अपॉन, अब ये क्या था? मैंने लिखा नहीं था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। तो फिर डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, और ये किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ई एफ के। और अभी अभी हमने किया तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ किसके इक्वल आ गया? पी क्यू अपॉन ई एफ। अब देखो ये 5 इक्वल हो गए, 5 चीज़ें एकदम एक सी है, तो छठी कहाँ जाएगी? ये भी तो इक्वल होगी, है ना। इसका मतलब बी सी और पी क्यू कैसी हैं? इक्वल। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। अब आ जाइए ए बी सी और डी पी क्यू में। ए बी बराबर डी पी हमने बनाई, ए सी बराबर डी क्यू हमने बनाई, और बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अब भी प्रूव हो गई, अपने आप प्रूव हो गई। हमने इतनी मेहनत करी तो ये प्रूव हो गया कि बी सी और पी क्यू बराबर है। अब यहाँ पर एस 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 सर्वांग समता प्रमेय यानी कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ए बी सी और डी पी क्यू को बना रही है कॉन्ग्रुएंट, यानी ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर था, ये डी पी क्यू ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है ना। यानी कि इसको अगर मैं शॉर्ट में एक्स बोल दूं, इसको बोल दूं y, और जो बड़ा वाला है इसको बोल दूं z। ठीक है, y z के सिमिलर है, ऐसे समझ लो। y, ये जो y छोटा वाला है ये बड़े वाले z के सिमिलर है, और y x के इक्वल है, ऐसे मान लो, है ना। वैसे तो कॉन्ग्रुएंट है लेकिन मान लो, तो y x के इक्वल है। तो अगर y z के सिमिलर है और y के इक्वल x है, इसका मतलब x भी तो z के सिमिलर हुआ, है ना। y और x इक्वल है, y z के सिमिलर है, इसका मतलब x भी z के सिमिलर होगा। यहाँ पर इक्वल बोलना अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको कॉन्ग्रुएंट कह दो। तो y x के कॉन्ग्रुएंट है, y z के सिमिलर है, x और y सेम है, एक जैसे है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर y z के सिमिलर है तो x भी फिर z के सिमिलर होगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अब एक बार शॉर्ट में रिवीजन ले रही हूँ मैं। सबसे पहले ए बी के बराबर डी पी बनाई, ए सी के बराबर डी क्यू बनाई। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद ये गिवन था, ए बी की जगह डी पी रख दिया, ए सी की जगह डी क्यू रख दिया, तो ये आ गया। बी सी अपॉन ई एफ लिखा नहीं था, लिख भी सकते थे, ये हो गया। अब अगर मैंने केवल इतना पोर्शन देखा, इतने पोर्शन से मुझे पता चल गया
कि यहाँ पे तो बीपीटी का इन्वर्स लागू हो गया है। अगर बीपीटी का इन्वर्स है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस हो गई पैरेलल यानी कि समांतर। अब ये दो रेखाएं समांतर हैं तो ये संगत कोण होने से P बराबर E, Q बराबर F और D तो दोनों में कॉमन, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया यानी इसकी हर साइड बड़े वाले ट्रायंगल की हर साइड के प्रोपोर्शनल हो गई। तो dp अपॉन डी बराबर dq अपॉन df बराबर pq अपॉन ef। अब इन दोनों को देखो तो ये पोर्शन ये दो पोर्शन इक्वल है तो तीसरा वाला भी आपस में इक्वल होगा, तो ef से ef कैंसिल, bc बराबर pq। यानी हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि bc और pq बराबर हैं। अब त्रिभुज abc और त्रिभुज dpq की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। SSS से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये छोटा वाला DEF के सिमिलर है, छोटा वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी इसके सिमिलर होगा। हिंदी में बोलती हूँ, ये इसके समरूप है, ये इसके सर्वांग सम है, इसका मतलब ये भी DEF के समरूप होगा। अब इसको बच्चों लिखना कैसे है वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, आप इसकी हेल्प ले लेना। दिया है त्रिभुज ABC व DEF में ये दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है कि इनके कोण बराबर है, साथ ही साथ ये सिमिलर हैं। पहले हम रचना करेंगे, ऐसे बनाएंगे, PQ को जोड़ देंगे। ये दिया है BC बटे EF, मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब AB की जगह DP और AC की जगह DQ, क्योंकि हमने बनाई ऐसी थी, रचना ही ऐसी करी थी। ये समांतर आ गई, किससे, विलोम से। समांतर आ गई तो ये दोनों कोण बराबर हो गए क्योंकि संगत कोण है, तो ए प्रमेय लग गई, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा, इसको इक्वेशन 2 कह दिया और इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब 1 और 2 से देखा तो ये BC और PQ अपने को बराबर मिल गए। बस समझा चुकी हूँ मैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो ये भी इसके समरूप होगा। इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, गिवन इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये गिवन है, ये है ना। टू प्रूव, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC एंड जॉइन PQ। प्रूफ ये रहा, इसमें BC अपॉन EF है, ये गिवन है। इसमें AB की जगह DP और AC की जगह DQ कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पैरेलल आ गई, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब P बराबर E, Q बराबर F करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर ये ए थ्योरम लग गई, ए कॉर्लरी भी लगा सकते थे, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो सेम होगा। अब इसकी तुलना 1 से करी तो ये दोनों, ये पोर्शन तो सेम था, DP अपॉन PQ अपॉन EF और BC अपॉन EF को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 PQ इज इक्वल टू BC, इसका मतलब ये दोनों SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हैं और फिर ये दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब ABC भी DEF के सिमिलर, क्योंकि ये इसके सिमिलर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इसके सिमिलर होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा तो मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं बोलूँगी, हाँ थोड़ा गहरा कूदना पड़ता है समुद्र में, हाँ लेकिन गहरे कूदने से ही मोती मिलते हैं, समुद्र में कूदने से ही मोती मिलते हैं, ठीक है। अब आखिरी जो कसौटी है वो है SAS, हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।